नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक खबर मंगलवार को एक खबर आई राउज एवेन्यू कोर्ट से, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, वहां से एक समन जारी हुआ। किसके नाम? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और 12-13 अन्य लोगों के खिलाफ एक समन जारी हुआ कि 15 मार्च को अदालत में पेश हों। अब ये मामला क्या है ये भी जान लीजिए। ये मामला है रेलवे घोटाला का, यानी नौकरी के बदले ज़मीन का। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे ज़मीन लिखवाते थे। इसके प्रमाण हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये खबर आई और पहली प्रतिक्रिया राबड़ी देवी की थी कि मोदी जो है वो लालू जी से डरते हैं। तो मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस से डरते हैं। तो जरा फहरिस्त बनानी शुरू की, थोड़ी सी ही बनाई तो लगा कि ये तो पूरे देश से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, हमसे डरते हैं, हमारी लोकप्रियता से डरते हैं, हमारी पार्टी के विस्तार से डरते हैं, हमारे चैलेंजर बनने से डरते हैं कि हम उनको 2024 में चुनौती दे सकते हैं, इससे डरते हैं। राहुल गांधी तो खैर पिछले 8.5-9 साल से लगातार ही ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरते हैं। कभी वो चीन से उनको कहते हैं डरते हैं, कभी पाकिस्तान से डरते हैं, कभी उनसे तो खैर डरते ही हैं। नरेंद्र मोदी अगर किसी से सही में डरते हैं तो शायद राहुल गांधी से ही डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर सीन से हट गए तो फिर भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए तो ज़रूर डरते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दे, फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये सूची रुक जाती है। ममता बनर्जी को तो आपने सुना ही होगा कि मोदी जो है और बीजेपी हमसे डरती है और वो हमारे डर से जो है ये इस तरह का हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है, हमारे खिलाफ झूठे केस बनाती है। तो इस तरह से विपक्ष में जो नेता हैं, और केसीआर की बात कैसे भूल जाएंगे, अखिलेश यादव की बात कैसे भूल जाएंगे और नीतीश कुमार की बात कैसे भूल जाएंगे, इन सब नेताओं को देखिए तो सबका एक बयान है कि मोदी हमसे डरते हैं। तो अभी एक काम और किया मंगलवार को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, उसने CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है एक थिंक टैंक है, उसका FCRA लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। यानी 6 महीने तक आप कोई विदेशी चंदा नहीं ले सकते। अब इस पर कहा जा रहा है कि मोदी आलोचना से डरते हैं और इसलिए जो है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे हैं। मोदी डेमोक्रेसी से डरते हैं। अब आप देखिए इस तरह की ये संगठन जो है, ये संगठन और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, एक नहीं है, जो लगातार भारत विरोधी अभियान में लगे रहते हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि CPR का FCRA लाइसेंस कैंसिल करने पर कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, जनतंत्र का गला घोंटने की कोशिश हो रही है, वो लोग उस समय बिल्कुल खामोश थे जब 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 4138 NGOs के FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए और उनके बारे में अदालत में कहा था कि ये अर्बन नक्सल हैं। ये अर्बन नक्सल की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है। उस समय इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी। आज ऐसे संस्थानों के खिलाफ अच्छा किया क्या जा रहा है? इनको बंद तो किया नहीं जा रहा, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं उसके बारे में, उसके खर्च के बारे में आप जो कि बता नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो इसलिए आपकी फॉरेन फंडिंग जो है वो विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाई जाती है फ़िलहाल 6 महीने के 180 दिन के लिए। इसी से हाय तौबा मच गई है। दरअसल इस समय माहौल दूसरा है। लोकसभा चुनाव आने वाले 1 साल है और जॉर्ज सोरोस 80,000 करोड़ रुपए लेकर बैठे हुए हैं। भारत में लगाना है, मोदी के विरोध में लगाना है, भारत के विरोध में लगाना है। तो उसके लिए जितने NGO हैं, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो इंटेलेक्चुअल्स, जो जर्नलिस्ट हैं, मोदी विरोधी, मोदी से नफरत करने वाले और देश के विरोध तक जाने वाले, उन सब लोगों की उम्मीद, उन सब की ललचाई आंखें उसी तरफ हैं कि कितना हिस्सा हमको मिलेगा, हमारे हिस्से में क्या आएगा। तो ऐसे समय में अगर FCRA लाइसेंस रद्द होता है किसी भी संस्था का, ऑक्सफैम का हो चुका है,
उसके अलावा एनजीओज़ का, कई संस्थानों का हो चुका है। तो इनको लगता है कि हमारे पेट पर लात मार दी गई, उनको लगता है कि हमारा जो है धंधा बंद कराया जा रहा है, हमारा जो है हमारी दुकान बंद कराई जा रही है, क्योंकि ये विदेशी चंदे पर ही निर्भर हैं। विदेशी चंदा लेकर ये भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। ये सीएए का विरोध करते हैं, ये किसान आंदोलन चलवाते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, ये शाहीन बाग करवाते हैं, और ये हर उस काम में वो ये 370 का विरोध करते हैं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का। ये हर वो काम करते हैं जो भारत के पक्ष में हो, भारत के हक में हो, भारत की एकता और अखंडता के पक्ष में हो। उन सब बातों का विरोध करते हैं, और इनके खिलाफ ज़रा सा आवाज़ उठाएं आप, ज़रा सी कार्रवाई सरकार करे तो डेमोक्रेसी खतरे में है। और मोदी तो खैर डिक्टेटर है ही, तो वो ये बना बनाया उनका तर्क जो है कि मोदी इस देश में तानाशाही चला रहे हैं, देश में हालात इमरजेंसी से बदतर हैं। ये सब एक रटे रटाए जुमले हैं जो समय समय पर बोले जाते हैं। लेकिन असली समस्या क्या है? क्या मोदी डरे हुए हैं? मोदी अगर डरे हुए होते तो ये देश पता नहीं कहाँ चला गया होता। मोदी अगर डरे हुए होते तो हमारी सीमाएं सुरक्षित न होती, चीन पता नहीं कहाँ तक आ गया होता। मोदी अगर डरे हुए होते तो पाकिस्तान जितने पैमाने पर आतंकवादी भेज रहा था, वो उस पर जिस तरह से अंकुश लगा है आतंकवादी गतिविधियों पर, वो ना हो पाता। मोदी डरे हुए होते तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक ना होती। तो इसलिए मोदी तो नहीं डरे हुए। फिर सवाल ये है कि डरा हुआ कौन है? जो डरा हुआ है वो क्यों डरा हुआ है? तो डरे हुए वो लोग हैं जो 2014 और 2019 में मोदी की जीत को पचा नहीं पाए। 2014 में इनको लगता था कि ये तुक्का है, अन्ना आंदोलन का असर था, मनमोहन सिंह की सरकार बड़ी बदनाम हो गई थी, इस वजह से तुक्का लग गया, मोदी जो है सत्ता में आ गए। फिर 2019 में इनको लगा कि लोगों को बरगला कर वोट लिया, अगर बालाकोट की एयर स्ट्राइक ना होती, अगर सर्जिकल स्ट्राइक ना होती तो मोदी नहीं आते। तो हर हार के लिए एक बहाना है। 2024 इनको लग रहा है कि ये हमारे लिए एक तरह से आखिरी मौका है। ये मौका है मोदी को सत्ता से बाहर करने का, ये मौका है भारत को कमज़ोर करने का। और मैं बार बार कहता हूँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इसमें हमारे देश के कई उद्योगपति शामिल हैं जो फंडिंग करते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों की, ऐसे थिंक टैंक की, ऐसे एनजीओज़ की जो भारत विरोधी माहौल बनाने में दुनिया में मदद करते हैं, जो भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए बोलते हैं, लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, किताबें लिखते हैं, उन सब की फंडिंग करते हैं। ऐसे सब लोगों को लग रहा है कि बस यही मौका है, आखिरी मौका है। तो जो डरा हुआ है, असल में होता क्या है, अंधेरे में आदमी को जब डर लगता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। इन लोगों की वही हालत है। ये डरे हुए हैं कि इनके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उस अंधेरे से डरे हुए ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी डरते हैं। तो मोदी अगर डरते होते तो मोदी ना होते। मोदी अगर डरते होते तो मोदी यहाँ तक न पहुँचते। अगर मोदी इन लोगों से खौफ खाते, इन लोगों से डरते, तो शायद 2002 में ही राजनीतिक रूप से ख़त्म हो गए होते। लेकिन मोदी पिछले 22 साल से राजनीतिक रूप से उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं, लगातार जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, लगातार जन विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। मोदी का करिश्मा, मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। इनकी तकलीफ़ ये है कि मोदी कमज़ोर क्यों नहीं होता, मोदी हारता क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी पहली बार 2001 में बाई इलेक्शन लड़े थे विधानसभा का, मुख्यमंत्री बनने के बाद। उससे पहले वो कभी चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद कभी चुनाव हारे नहीं। आज तक नरेंद्र मोदी कोई चुनाव नहीं हारे हैं अपना, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया कोई चुनाव पार्टी नहीं हारी है, चाहे गुजरात का हो चाहे लोकसभा का हो। तो लगातार जो है ये जो उनकी जीत है, ये जो जीत का मंत्र है, जो उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ये जो मेल बिठाया है, तालमेल बिठाया है, उससे परेशानी है, उससे इनको नुकसान हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनका एजेंडा चल नहीं पा रहा है।
इसलिए बेचैन हैं। कभी एकता की बात होती है, कभी अकेले चलने की बात होती है, कभी तीसरे मोर्चे की बात होती है, कभी कहा जाता है कि सब मिलकर एक हो जाएं, कभी राहुल गांधी के नेतृत्व की बात होती है, तो कभी एम.के. स्टालिन के नेतृत्व की, तो कभी ममता, कभी के.सी.आर. के नेतृत्व की बात होती है। अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले पेश किए जाते हैं रोज़। कभी एकता की बात होती है। अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का सबसे ताज़ा बयान है कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी, हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, लेकिन इनका एक लक्ष्य साफ है कि मोदी को कमज़ोर करना है। तो मोदी के खिलाफ जो कुछ बोल सको, मोदी के खिलाफ जो कुछ कह सको, जो लेजिटिमेट कदम है सरकार का, जो सरकार का संवैधानिक दायित्व है, वो कर्तव्य भी सरकार पूरा करे, उसका निर्वाह करे, तो सरकार पर हमला होता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, ये जनतंत्र पर हमला है, ये लोगों की निजता पर हमला। इस तरह के तमाम जुमले उछाले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से लोगों के मन में हो कि मोदी ये आदमी ठीक नहीं है, इसको हटाने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। यही नहीं हो पा रहा है, यही छटपटाहट है। इसी छटपटाहट में जितनी हो सकती है गाली, आखिर में बातों से, तर्क से जब कुछ बात बनती हुई नहीं दिखती तो गाली गलौज पर आ जाते हैं। तब नारा लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसे नारे इसी हताशा और निराशा का प्रतीक है। ऐसे नारे इसी तरह की राजनीति का प्रतीक हैं जो सिर्फ नकारात्मक ढंग से सोचती है, जिसके पास कोई सकारात्मक बात कहने के लिए है ही नहीं। तो ऐसे में मोदी ऐसी बातों से तो हार मानने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये जो प्रयास चल रहे हैं, ये जो कोशिशें चल रही हैं, आने वाले दिनों में बार बार कह रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, ये कोशिशें तेज़ होने वाली हैं। इनमें और लोग लगने वाले हैं। आप देखिए, नए नए लोग आएंगे, नए हमले होंगे, नए मुद्दे उछाले जाएंगे। उन सब का मकसद सिर्फ ये होगा कि मोदी और भारत दोनों कमज़ोर हों। इसका ये मतलब कतई नहीं कि मोदी और भारत एक हैं। ये लोग मोदी के बहाने भारत का विरोध करना चाहते हैं। भारत कमज़ोर हो, यहाँ कमज़ोर सरकार हो, कमज़ोर नेतृत्व हो, तो वो जो है उसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपने हिसाब से चला सकें। सारा षड्यंत्र इस बात का है, और इस षड्यंत्र को नाकाम कौन कर सकता है? हम, आप, वोटर, मतदाता को अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो इनका जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। इनको किसी हालत में सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही और गलत का फ़र्क कर सकें, समझ सकें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन क्या किस नीयत से कर रहा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।